थोड़ी देर के बाद उसके बॉस को उस पर दया ही आ गई और उसने विदेही को अपने कमरे में बुला लिया। इस बार वह दरवाजा खटखटाकर और अनुमति लेकर अंदर आई। दक्ष उसके इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिस विदेही, आप यहाँ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी। ये सुनकर विदेही की आंखें फैल गई। मगर सर, आपके दिए हुए जॉब डिस्क्रिप्शन में तो कुछ और लिखा हुआ था। पहले मैं सोच रहा था कि आप यहाँ एचआर विभाग में काम करेंगी, लेकिन अब मैंने फैसला बदल लिया है। आपके पापा ने मुझे बताया है कि आप बहुत एक्टिव और जिम्मेदार हैं, इसलिए मुझे अपने लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत है। मैनेजर ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपको सब ठीक से याद रहे। सबसे पहली बात यह है कि आपको समय की बहुत पाबंदी करनी होगी। अगर आप 1 मिनट भी देर से आएंगी तो आपको ऑफिस में आने की अनुमति नहीं मिलेगी और आपकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। विदेही ने चौंक कर सिर उठाया। दक्ष का मन कर रहा था कि उसकी हालत देखकर जोर से हंस पड़े, लेकिन वह अपनी पोजीशन की वजह से खुद को संभाले हुए था। दूसरी अहम बात यह है मिस विदेही कि जब भी मैं आपको ऑफिस में आने के लिए कहूँगा, आपको आना होगा, चाहे वह छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। और आपका मोबाइल भी 24 घंटे चालू रहना चाहिए। जब भी मैं फोन करूंगा आपको मेरा फोन उठाना होगा, चाहे आप सो रही हो, रो रही हो या किसी काम में व्यस्त हो। लगता है अब मुझे बाथरूम में भी आपकी कॉल उठानी पड़ेगी, विदेही ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो दक्ष तुरंत बोला, नहीं, वहाँ आपको छूट होगी, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। ये सुनकर विदेही ने शर्म के मारे अपनी जुबान दांतों में दबा ली, क्योंकि उसे लगा था कि उसने ये बात बहुत धीरे कही, लेकिन वह आदमी तो उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कल का अपना शेड्यूल बताता हूँ, तुम वहाँ सारी बातें नोट करोगी और फिर कल आकर मुझे एक एक चीज के बारे में बताओगी। मेरे लिए मेरी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कोशिश करना कि इसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। और हाँ, तुम्हें मेरे ऑफिस में ही बैठना होगा, जो भी काम करना है यहीं बैठकर करना होगा। ये कहकर दक्ष ने विदेही को इशारा किया तो वह उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे थोड़ी देर में ही वर्ड शीट बनानी थी। वह उसी पर काम करने लगी, लेकिन इस दौरान उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका खड़ूस बॉस उसे देख रहा हो। जब भी वह नजर उठाती तो दक्ष बहुत आराम से अपनी नजरें उससे हटा लेता। हे भगवान, ये इंसान चाहता क्या है? मुझे तो ये बहुत अजीब आदमी लग रहा है। बस अब बहुत हो गया, मैं इसके ऑफिस में और काम नहीं करूंगी। गुस्से में आकर उसने जोर से लैपटॉप बंद किया तो दक्ष ने उसकी तरफ नापसंदगी से देखा। उसके चेहरे के भाव देखकर बोला, मिस विदेही, अगर आप अपनी नौकरी बीच में छोड़ना चाहती हैं तो आपको 1 साल की सैलरी के बराबर पैसा हमारी कंपनी को देना होगा, क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसे तोड़ने पर आपको पेनल्टी देनी होगी। विदेही ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना लैपटॉप फिर से चालू किया और काम करने लगी। वह हर तरफ से फंस चुकी थी, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह घर वापस आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और बार बार बैठने से उसकी कमर भी अकड़ गई थी। सुनीता जी ने जब उसे देखा तो घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया, जबकि निखिल एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। विदेही ने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। लगता है मेरी बहन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, निखिल के मजाकिया अंदाज में कहने पर सुनीता जी ने भी हंसते हुए सिर हिला दिया। तुम ठीक कह रहे हो, सच में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वरना ये हर समय बेकार की बातें करती थी। शाम को चाय से थोड़ी देर पहले निखिल विदेही को उठाने गया। उसने उसे इतना हिलाया कि वह अचानक उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जब उसने सामने अपने शरारती भाई को देखा तो गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ी। निखिल ने उसे ये नहीं बताया था कि बाहर ही उसके बॉस बैठे हुए हैं। विदेही बिना दुपट्टे के एक रंगीन शर्ट और सफेद पैंट पहने खुले बालों के साथ निखिल के पीछे भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई। वहां पर दक्ष विदेही के पापा राजेश जी के पास बैठा उनसे बिजनेस की बातें कर रहा था। विदेही को उस हालत में देखकर उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह लड़की हर रूप में बहुत सुंदर लगती थी और इस समय उसके बिखरे बाल, नींद से भरी आंखें और अस्त व्यस्त रूप देखकर दक्ष ने भी चुपचाप करवट बदली। ये लड़की तो मुझे मुश्किल में डाल देगी, उसने धीरे से कहा। राजेश जी अपने दोनों बच्चों की हरकतें देखकर सिर पकड़कर बैठ गए थे। अच्छा हुआ कि अभी तक उनके दोस्त विनोद अंकल अपनी पत्नी के साथ नहीं आए थे, वरना ये सब देखकर वह क्या सोचते। पापा आप हट जाइए, आज मैं देखती हूँ इसे, ये खुद को क्या समझता है, बड़ा बदतमीज इंसान है, आज ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। क्या कर रही हो विदेही, सुनीता जी ने धीरे से कहा और पास बैठे दक्ष की तरफ इशारा किया।
विदेही ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, जो अपने खास अंदाज में हाथ बांधे उसे ही देख रहा था, और घबराकर पीछे हट गई। माँ, क्या ये सच में मेरे बॉस हैं या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? ये सुनकर दक्ष ने सिर झुका लिया और अपनी मुस्कान छिपाने लगा। सुनीता जी उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और डांटते हुए बोली, तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। वह लड़का तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा कि कैसी अजीब लड़की है। तुमने तो मेरे सामने ही मेरी इज्जत खराब कर दी। सुनीता जी लगातार उसे समझाती रही। विदेही का भी रोने का मन कर रहा था। दोपहर में तो वह ऑफिस में दक्ष के सामने बहुत शांति से पेश आई थी, लेकिन अब खुद को आईने में देखकर उसका मन रोने का कर रहा था। उसका सबके साथ बैठकर चाय पीने का कोई मन नहीं था, लेकिन सुनीता जी उसे पकड़कर बाहर ले गई। बाद में वह रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, क्योंकि उसे एक यही काम ठीक से आता था। सामान उठाने के लिए वो पीछे मुड़ी ही थी कि उसका सिर किसी चीज से टकराया। उसने ऊपर देखा तो सामने दक्ष खड़ा था। दोनों के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। दूसरी तरफ दक्ष पानी पूछने के लिए आया था, लेकिन अचानक इतने करीब आने से उसकी धड़कन भी तेज हो गई। उसने पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आकर ऐसा महसूस किया था। उसने लंदन में भी कई साल बिताए थे। वहाँ कई लड़कियों से दोस्ती भी रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे इस तरह बेचैन नहीं किया था जैसे विदेही की थोड़ी सी नजदीकी ने उसे बेचैन कर दी थी। विदेही जल्दी से उससे दूर हट गई और अपने बालों को ठीक करने लगी। सर, क्या आपको कुछ चाहिए था? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे कुछ चाहिए, दक्ष ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा। विदेही के गाल शर्म से लाल हो गए और ये दृश्य दक्ष को बहुत सुंदर लगा। उसे पहली बार पता चला ये लड़की शर्माती भी है। माहौल हल्का करने के लिए वो मुस्कुराकर बोला, मिस विदेही, मुझे लगा था आप मेहमानों का ध्यान अच्छी तरह रखती हैं, लेकिन आप तो पानी तक नहीं पूछती। विदेही तुरंत संभल गई और बोली, सॉरी सर, मैं पानी रखना भूल गई थी। आप रुके, मैं अभी पानी देती हूँ। उसने गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उनकी उंगलियां हल्के से छू गई। वह जल्दी से हाथ पीछे खींचकर पलट गई। तभी दक्ष की नजर उसके दुपट्टे पर पड़ी, जो चूल्हे की आग के पास गया था। बिना सोचे उसने तुरंत दुपट्टा हटाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह उसके सीने से टकरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे समझ आया उसका दुपट्टा आग में पड़ सकता था। दक्ष ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। जलने की हल्की गंध महसूस करके सुनीता जी भी तुरंत रसोई में आ गई। तुम ठीक तो हो? उन्होंने जला हुआ दुपट्टा देखकर घबराकर पूछा। तब तक दक्ष बाहर लॉन में चला गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विदेही असहज महसूस करे। बाहर खड़े खड़े उसकी धड़कनें तेज थी। पहली बार उसे किसी को खो देने का डर लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर उसमें ऐसा क्या है? दूसरी तरफ विदेही की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। काफी देर तक वह खुद को समझाती रही और फिर सो गई। जाते समय विनोद अंकल ने विदेही के बारे में पूछा तो सुनीता जी ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कमरे में आराम कर रही है। इसके लिए उन्होंने 5,000 रुपए दिए, जिन्हें बाद में निखिल ने चुपके से अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते समय विदेही का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। मैं उस आदमी को अपने करीब नहीं आने दूंगी, वह बहुत अजीब इंसान है। हालांकि ऐसा नहीं था। विदेही कभी बिना दुपट्टे के नहीं रहती थी, लेकिन वह हमेशा ढीले कपड़े पहनती थी, जिससे उसका शरीर ज्यादा नजर नहीं आता था। पिछली रात उसने फिटिंग वाली कमीज के साथ बड़ा दुपट्टा लिया हुआ था। दूसरी तरफ दक्ष भी रात भर उसके बारे में सोचता रहा। मुझे यकीन है ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जो आदमी प्यार जैसी चीज को नहीं मानता था, वह अब उसी लड़की को बहुत पसंद करने लगा था। अब उसे विदेही की बचकानी हरकतें भी बुरी नहीं लगती थी। अगली सुबह जब विदेही ऑफिस में पहुंची तो अपने बॉस को सूट में देखकर ठिठक गई। वह आज पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। विदेही ने तुरंत अपनी नजरें उसके सीने से हटा ली। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके सीने के बाल हल्के से दिखाई दे रहे थे। ये विदेही की कमजोरी थी। उसे पुरुषों के सीने के बाल पसंद थे। वह तुरंत अपना ध्यान काम पर लगाने लगी। दक्ष ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद ऑफिस से बाहर चला गया। विदेही ने राहत की सांस ली। उसके बाद वह ऑफिस में लगी उसकी तस्वीरों को देखने लगी। दीवार पर उसकी एक बड़ी पेंटिंग लगी थी, जिसमें भी वो मुस्कुरा नहीं रहा था। हे भगवान, शायद इसे पता नहीं ये मुस्कुराए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुस्कान छिपाकर रखता है, विदेही धीरे से बोली। तभी दक्ष उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास झुककर बोला, मुझे नहीं पता था कभी आप भी मेरी तारीफ करेंगी। विदेही एकदम से घबरा गई। उसे कई बार लगता था दक्ष कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि जैसे अचानक कहीं से आ जाता है
और अचानक गायब हो जाता है। विदेही ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली थी। वह बोली, सर मुझे आपसे मीटिंग के बारे में बात करनी थी। विदेही ने हल्की कांपती आवाज में कहा, तो बताइए, मैं सुन रहा हूँ। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, सर आप प्लीज वहाँ जाकर बैठ जाइए ना, मैं आपको थोड़ी ही देर में डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ। विदेही उससे नजरें चुराते हुए बोली और उसके पास से निकलने लगी, विदेही के शरीर से आती हल्की खुशबू को महसूस करके। दक्ष ने एक बार फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह सिर्फ अपने पापा का इंतजार कर रहा था कि वह दोबारा उससे विदेही के बारे में बात करें तो वह तुरंत हाँ कह देगा। लेकिन अब उसके पापा ये बात छेड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि कल रात वह उनके पास जाकर बैठा भी था, उनसे विदेही के बारे में कुछ बातें भी की थी। उसके पापा कोई छोटे बच्चे नहीं थे। दक्ष की हरकतों और उसकी बातों से वे समझ चुके थे कि उनका प्लान सफल हो गया है और दक्ष इस सीधी सादी लड़की के सामने झुक चुका है। लेकिन अब वह उसे थोड़ा परेशान कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे दक्ष ने उन्हें पहले परेशान किया था। उस शाम काम से लौटने के बाद विदेही अपने दोस्तों के साथ व्रत खोलने के लिए चली गई। उसकी सबसे ज्यादा बनती थी लक्ष्य के साथ, क्योंकि दोनों का दिमाग एक जैसा ही था। थोड़ा शरारती निखिल वहाँ अपनी पसंदीदा दोस्त के साथ बैठा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इम्प्रेस करने के चक्कर में वह उसे जरूरत से ज्यादा चिढ़ाने लगा था। यही निखिल का मजाक करने का तरीका था। और अब उस लड़की का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वह बस इस पल का इंतजार कर रही थी कि जब निखिल उसे प्रपोज करेगा तो वह एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे इनकार कर देगी, क्योंकि वह उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। और शायद निखिल को भी इस बात का थोड़ा अंदाजा था, इसलिए वह इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस फ्लर्टिंग करके काम कर रहा था। यार विदेही, तुम अपने बॉस के बारे में कुछ बताओ। मैंने सुना है वह काफी हैंडसम है। मेरा एक मशवरा मानो, उसे फंसा लो, कसम से तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। प्रिया ने विदेही के कान के पास झुककर धीरे से कहा। विदेही एक पल के लिए घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक नंबर का गुस्सैल और अजीब इंसान है वे। तुम भूल गई हो क्या? वे वही लड़का है जिसने बचपन में तुम्हारी गुड़िया की गर्दन तोड़ दी थी। प्रिया को अपने बचपन का वह दिन याद आया तो वह भावुक होकर बोली, अगर ये वही लड़का है तो छोड़ो उसे। कसम से बचपन में भी मुझे उससे डर लगता था। मैं सबको परेशान कर लेती थी, लेकिन उससे बात करते समय भी दिल घबराता था। फिर वह तुरंत अपनी पुरानी मजाकिया आवाज में लौट आई। वह देही ने भी गहरी सांस ली। लक्ष्य बार बार उसे अपनी नजरों में ले रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी नजरें हटानी पड़ी, क्योंकि अगले ही पल दक्ष आकर विदेही के पास बैठ गया था। उस समय विदेही अपने मोबाइल में झुकी हुई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैसेज कर रही थी। मैसेज में भी वो अपने बॉस का ही जिक्र कर रही थी। दक्ष ने बैठते समय एक नज़र उसके मोबाइल पर डाली और अपना नाम टाइप होते देखकर हल्के अंदाज में मुस्कुरा दिया। अरे दक्ष भाई, कैसे हैं आप? आपने तो बहुत देर कर दी, कसम से हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। निखिल ने जोश से कहा। दरअसल उसी ने दक्ष को यहाँ दावत दी थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही दक्ष ने उसे दुनिया का सबसे महंगा वीडियो गेम गिफ्ट किया था और अब वो अपने दक्ष भाई के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता था। दूसरी तरफ उसे ये भी पता चल गया कि उसके मम्मी पापा विदेही की शादी दक्ष से करने के बारे में सोच रहे हैं और वह इतना अच्छा जीजा अपने हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता था। मजे की बात यह थी कि दक्ष आकर विदेही के पास ही बैठ गया था, जहां लक्ष्य बैठने वाला था। निखिल की इतनी ऊंची आवाज के बावजूद विदेही ने मोबाइल से सिर नहीं उठाया और वैसे ही मुस्कुराती रही। दक्ष ने कहा, दरअसल मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, इसी वजह से देर हो गई। मुझे लगा था मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी। अपने बिल्कुल पास से आती जानी पहचानी आवाज सुनकर विदेही चौंक गई और तुरंत गर्दन घुमाकर देखा तो वह शख्स उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ था। घबराकर और पीछे हटने लगी, इससे पहले कि वह कुर्सी समेत गिरती। दक्ष ने आगे बढ़कर उसकी कुर्सी पकड़ ली। उस पल दक्ष के होंठ एक पल के लिए उसके बालों को छू गए थे। विदेही ने उसकी सांसों की गर्माहट अपने कानों के पास महसूस की। बाकी लोग विदेही के अचानक पीछे हटने से चौंक गए थे, लेकिन किसी का ध्यान उनकी इस नजदीकी पर नहीं गया था। उसे सीधा करके बैठते हुए दक्ष ने धीमी आवाज में पूछा, मिस विदेही, आप ठीक तो है ना? विदेही ने जल्दी से कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। उसने घबराकर अपने बाल कानों के पीछे कर लिए। लक्ष्य बेचैनी से करवट बदलकर रह गया। वह निखिल की तरफ झुकते हुए गुस्से से बोला, तुमने इस आदमी को कब बुलाया और मुझे बताया क्यों नहीं? निखिल बोला, यार मैं बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि तुम सब लोग दक्ष भाई से मिलना चाहते थे।
प्रिया जो थोड़ी देर पहले उसे बुरा भला कह रही थी, अब उसकी पर्सनैलिटी को देखकर सारी नाराजगी भूल गई और उससे जोश से बातें करने लगी। न जाने क्यों विदेही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसका दिल बार बार दक्ष की तरफ खिंच रहा था। उसने प्रिया और दक्ष को बातें करते देखा तो दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। लक्ष्य ने इस बात का फायदा उठाया और उसके साथ मिलकर पुरानी यादों के किस्से जोर जोर से सुनाने लगा। विदेही का ध्यान भी उधर चला गया। अब दक्ष की नजरें बार बार विदेही के चेहरे पर जाकर रुक रही थी, जो लक्ष्य की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। थोड़ी देर के बाद खाना आ गया तो सब लोग खाने में लग गए। तभी दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ झुके और एक साथ बोल पड़े, लगता है आपकी इनके साथ अच्छी दोस्ती है। फिर विदेही ने हैरानी से दक्ष को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी। विदेही खाना बीच में ही छोड़कर वहां से उठ गई और वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारने लगी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल था। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे क्या जरूरत थी दक्ष से ये बात करने की। वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं उन पर नजर रखती हूँ। उसे खुद पर बार बार गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ दक्ष को अब इस बात का यकीन हो गया था कि भावनाएं दोनों तरफ हैं। उनकी मुलाकात चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थी। खाना खाने के बाद दक्ष को वहां अपना एक बिजनेस पार्टनर मिल गया। उसने बाकी सब लोगों से इजाजत ली और विदेही को भी अपने साथ लेकर चला गया, क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी थी और हर मीटिंग में उसका साथ होना जरूरी था। निखिल ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है दक्ष भाई, बस मेरी दोस्त विदेही को सुरक्षित घर छोड़ दीजिएगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। दक्ष ने सिर हिलाया और विदेही को साथ लेकर हॉल की तरफ बढ़ गया। दोनों खाना खा चुके थे। काफी देर की बातचीत के बाद दक्ष उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर आ गया। विदेही ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको कब कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। दक्ष ने हल्के मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, और मैंने आपको कब कहा कि मैं आपको खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। मेरा खुद का मन कर रहा था। ये सुनते ही विदेही गुस्से से नाक खुलाते हुए बोली, अरे आपने मुझसे इस चीज की इजाजत कब ली। दक्ष हंसते हुए बोला, ओ सॉरी मैडम, मैं भूल गया। क्या मुझे आपसे हर चीज की इजाजत लेनी पड़ेगी? माफ कीजिए। उसके इस अर्थ भरे अंदाज पर विदेही बस बेचैनी से करवट बदल कर रह गई। दक्ष ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यहाँ की आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आप अपना गुस्सा थोड़ी देर के लिए साइड में रख दोगी तो आपको भी मजा आ जाएगा। आखिरकार विदेही को भी लगा गुस्सा छोड़ देना ही ठीक है, इसलिए उसने भी मन भरकर आइसक्रीम का आनंद लिया। लेकिन इस दौरान वह बार बार प्रिया के बारे में सोचती जा रही थी, जो थोड़ी देर पहले दक्ष से खुलकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने गंभीर होकर कहा, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। विदेही ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी। दक्ष ने पूछा, क्या आप लक्ष्य को पसंद करती हैं? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। विदेही ये सुनते ही घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? वह तो मेरे लिए भाई जैसा है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। विदेही का जवाब सुनकर दक्ष को बहुत सुकून मिला, जबकि विदेही खुद एक बार फिर शर्मिंदा हो गई। रात को भी वह उसी बारे में सोचती रही कि आखिर उसे ऐसा जवाब देने की क्या जरूरत थी। उसे तो कहना चाहिए था कि आप होते कौन हैं मुझसे ऐसे निजी सवाल पूछने वाले। खुद को कोसते कोसते वह आखिर नींद में चली गई। दूसरी तरफ दक्ष ने खुद ही पहल करते हुए अपने मम्मी पापा को विदेही के बारे में बता दिया था। विनोद अंकल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और सविता जी भी खुशी से झूम उठी थी। उस दिन विदेही का काम करते करते काफी देर हो गई थी और अगले दिन से ऑफिस की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से काम भी बहुत ज्यादा था। पहले तो वो ऑफिस में बैठकर काम करती रही, फिर अपनी दोस्त के केबिन में आ गई। उसी समय समीर चलते हुए केबिन में आया और एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, इसे जल्दी से पूरा करो, बॉस ने कहा है। विदेही गुस्से में हड़बड़ा गई। हमारा बॉस ये क्यों भूल जाता है कि हमारा भी वर्थ होता है? इसमें कौन इतना काम करवाता है? समीर ने उसके पीछे खड़े दक्ष को देख लिया था और इशारे से उसे चुप करने की कोशिश की, लेकिन विदेही तो बोलती ही चली जा रही थी। लगता है हमारे बॉस को जरा भी रहम नहीं आता। तभी पीछे से दक्ष की आवाज आई, मैडम, हमारा भी वर्थ है और हम भी काम कर रहे हैं। ये आवाज सुनते ही विदेही घबराकर खड़ी हो गई, क्योंकि दक्ष ठीक उसके पीछे खड़ा था।
वह गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, इसलिए अब शर्मिंदा हो रही थी। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, मिस विदेही, जब तक आप ये काम पूरा नहीं करती तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर विदेही ने गुस्से में पैर पटके और फिर से काम में लग गई। दक्ष भी उसे छुट्टी नहीं दे सकता था, क्योंकि ये काम उसी दिन भेजना जरूरी था, और ये देर भी विदेही की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। शाम होते होते ऑफिस के बाकी लोग जा चुके थे, लेकिन विदेही अभी भी काम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद दक्ष फिर उसके केबिन में आया और बोला, मिस विदेही, क्या आप मेरे साथ वर्त खोलना पसंद करेंगी? विदेही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात, मैं आपसे एक और जरूरी बात करना चाहता हूँ। विदेही ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब? दक्ष ने सीधी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ विदेही। मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर विदेही पूरी तरह घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। विदेही घबराकर अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। घर से कॉल आ रही थी। वह जल्दी से बोली, सर, घर से मम्मी का फोन है, मुझे जाना होगा। और बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत वहां से निकल गई। बाद में उसे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचती रही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि जो चाहती थी वही हो रहा था। उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया है। लेकिन उसी शाम व्रत खोलने के बाद दक्ष अपने माता पिता के साथ उसके घर पहुंच गया। उन्होंने विदेही का हाथ मांग लिया था। सुनीता जी तो खुशी से झूम उठी थी। थोड़ी देर के बाद जब विदेही मेहमानों के सामने आई तो दक्ष की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वह शर्म से लाल हो गई। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और विदाई भी हो गई। सुहाग रात में दक्ष ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उसे अपने दिल के बहुत करीब की थी। विदेही अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था वह दक्ष जैसे इंसान का दिल जीत पाएगी। नोक झोंक करते करते कब उससे उसको प्यार हो गया वह खुद भी नहीं समझ पाई। उसे अब बस इतना पता था कि वही इंसान उसकी पूरी दुनिया बन चुका है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। दक्ष ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। दोनों अपने नए रिश्ते की खुशियों में डूबते चले गए। शादी के बाद विदेही काफी समझदार हो गई थी। जब भी सुनीता जी अपनी बेटी को देखती तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वही लापरवाह सी विदेही है। दक्ष के प्यार और साथ ने सच में उसे बहुत बदल दिया। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा था। दक्ष विदेही का बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। सुनीता जी और राजेश जी भी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते थे। विदेही को लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं रही। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को अचानक विदेही की नींद खुली तो उसने देखा कि दक्ष बिस्तर पर नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हैरानी से उसने बाहर झांका तो ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी में दक्ष किसी धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा था और उसके लहजे में एक अजीब सी शक्ति थी। वह कह रहा था, हाँ, अब सब कुछ ठीक है। विदेही को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही विदेही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चुपचाप वापस कमरे में गई और सारी रात करवट बदलती रही। उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या है जो उससे छिपाया जा रहा है? अगले दिन उसने कई बार हिम्मत की कि दक्ष से पूछे, लेकिन हर बार वह उसकी मुस्कान देखकर चुप रह जाती। लेकिन उसी रात जब वो फिर से जागी तो देखा कि दक्ष उसके सामने खड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। दक्ष ने धीमे से कहा, तुम कुछ पूछना चाहती हो ना? विदेही घबरा गई और हकलाते हुए बोली, कल रात आपने फोन पर जो कहा था, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आखिर ऐसा क्या है? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर दक्ष धीरे धीरे उसके करीब आया, उसके चेहरे को अपने हथेलियों में थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, सच में तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि मैं तुम्हें कब से चाहता था। विदेही हैरानी से उसे देखने लगी। दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुम पहली बार ऑफिस में आई थी उसी दिन से तुम मेरे दिल में बस गई थी। तुम्हारी हर बहस, हर गुस्सा, हर मासूम हरकतें मुझे और भी ज्यादा तुम्हारी तरफ खींच रही थी। लेकिन अगर मैं सीधे तुमसे ये कह देता तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाती। इसलिए मुझे थोड़ा सा रहस्यमयी बनना पड़ा ताकि किस्मत खुद तुम्हें मेरी जिंदगी तक ले आए।
ये सुनकर विदेही की आंखें नम हो गई और वो मुस्कुराकर बोली, तो इसका मतलब आपने मुझे चुपके चुपके अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। दक्ष ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए फुसफुसाया, नहीं, मैंने तुम्हें चुराया नहीं, बस तुम्हारा इंतजार किया जब तक तुम खुद मेरी ना हो गई। खिड़की से आती चांदनी दोनों पर गिर रही थी और उस पल विदेही को समझ आ गया, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता है। और उसका सबसे खूबसूरत रहस्य था दक्ष का प्यार, वही प्यार जो कभी उसे उलझन लगता था और आज उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। इसलिए कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वही होती है जो शुरुआत में एक पहेली जैसी लगती है, लेकिन जब उसका राज खुलता है तो पूरी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। और जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते हैं। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।